अच्छा बच्चों, हम लोग जो हैं अभी तक जो सीआरएम प्रोजेक्ट की प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से हम लोग दो फेज़ जो हैं इसके वो डिस्कस कर चुके हैं डिटेल से। आज जो है हमने तीसरा फेज़ जो है हमने स्टार्ट करना है। ठीक है। और वो मैं एकदम सारा नहीं, सारा शायद ना पढ़े, उसमें कुछ आधा पढ़ लेंगे, कुछ कल पढ़ लेंगे। अभी देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं, उसके मुताबिक देख लेंगे। तीसरा जो फेज़ है उसका नाम है नीड स्पेसिफिकेशन एंड पार्टनर सिलेक्शन। इसमें जो है आप लोग अपनी जो पहले आपने जो डिलीवरेबल्स थे, जो डिज़ायर्ड आउटकम थी, वो पहले फेजेस में आप लोगों ने जो है वो बना ली। आपने उसके मुताबिक अपने जो है वो टीम्स भी स्ट्रक्चर कर ली हैं आपने। उसमें आपकी स्टीयरिंग कमेटी आ गई, उसमें स्टीयरिंग कमेटी के साथ आपकी प्रोग्राम टीम आ गई। ये सब हम लोग जो है सेकंड फेज में डिस्कस कर चुके थे। तो अभी जो है हमने स्टार्ट करना है फेज़ 3 में है नीड स्पेसिफिकेशन एंड पार्टनर सिलेक्शन। यहाँ पे पार्टनर से मुराद है कि आपका जो सप्लायर, आपका वो सप्लायर जिसने आपको कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के मतलब के लिए कोई आपको टेक्नोलॉजिकल से सपोर्ट आपको प्रोवाइड करनी है। आपने जिससे वो अपना जो सॉफ्टवेयर या जो टेक्नोलॉजी आपने जिससे परचेज़ करनी है, ये लोगों की जो ट्रेनिंग जिससे करवानी है, वो सारी की सारी चीज़ें उसको वो जिसने मैनेज करनी है, जिस पार्टी ने, वो उसको हम लोग बोलते हैं वो हमारा पार्टनर है। वो पार्टनर से मुराद या कोई एक्सटर्नल पार्टी है जो कि आपको ये सारा का सारा सीआरएम का जो सॉफ्टवेयर, डाटाबेस, टेक्नोलॉजी, वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, और नीड स्पेसिफिकेशन में हमें देखना है कि हमें जो हमने नीड्स आइडेंटिफाई की थी, जो गोल्स आइडेंटिफाई किए थे, उनको हम स्पेसिफिक हमने रखना, ताकि उनको स्पेसिफिक करने हमें क्या चीज़ चाहिए अपने सॉफ्टवेयर को, अपने डाटा सीआरएम सिस्टम को एग्जीक्यूट करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए। उसी बेस पे हम लोग अपना कल को पार्टनर सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, इसमें सबसे पहला जो इसका सब फेज़ है या सब स्टेप है, उसका जो है वो प्रोसेस इंजीनियरिंग। दूसरा जो है डाटा रिव्यू एंड गैप एनालिसिस। तीसरा जो है सब स्टेप है हमारे फेज़ 3 का, वो है इनिशियल टेक्नोलॉजी नीड स्पेसिफिकेशन एंड रिसर्च अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। कि आपको टेक्नोलॉजी नीड्स कौन कौन सी रिक्वायर्ड हैं और आपके जो अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस कौन कौन से हैं। उसके बाद फिर हम लोग को रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल आता है। रिक्वेस्ट प्रपोजल क्या चीज़, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल से मुराद ये है कि आप लोगों ने जब सप्लायर या अपने पार्टनर आपने ढूंढना है सीआरएम प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से, उसके लिए आपको प्रपोजल देना पड़ता है। प्रपोजल की रिक्वेस्ट करते हैं आप अपने जो है ना जितने भी पॉसिबल सेलर्स होते हैं। उसके बाद आप प्रपोजल कॉल करते हैं। उसके बाद अपने अपनी जो नीड आपने स्पेसिफाई की थी उनको आप रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद जो है आप अपने जो पार्टनर्स हैं उनकी असेसमेंट और सिलेक्शन करते हैं। बिजनेस प्रोसेस क्या चीज़ है? बिजनेस प्रोसेस इज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म बाय पीपल एंड और टेक्नोलॉजी इन ऑर्डर टू अचीव अ डिज़ायर्ड आउटकम। बिजनेस प्रोसेस से मुराद कोई भी ऐसी सेट ऑफ एक्टिविटीज़ जिसमें आप लोग जो हैं लोगों को, टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए, लोगों और टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए आप लोग अपने डिज़ायर्ड आउटकम जब अचीव करते हैं, वो उसको बोलते हैं बिजनेस प्रोसेस। हमारे बिजनेस में कोई भी वो वाली एक्टिविटीज़ जो कि मिल के एक डिज़ायर्ड आउटकम अचीव करने में हमें हेल्प आउट करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं वो बिजनेस प्रोसेस है। प्रोसेसेस आर हाउ थिंग्स आर डन। प्रोसेस से मुराद ये है कि जी चीज़ें कैसे काम होते कैसे हैं, काम जो है डिज़ायर आउटकम कैसे ऑब्टेन करनी है। आपके प्रोसेस की जो है ना आगे डिफरेंट टाइप्स हैं। ये 3 इसमें कैटेगरीज हैं, कैटेगरीज के आगे फर्दर टाइप्स हैं। आपकी एक कैटेगरी है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल की। कुछ प्रोसेस होते हैं जो वर्टिकल होते हैं, कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जो हॉरिजॉन्टल होते हैं। फ्रंट ऑफिस एंड बैक ऑफिस और प्राइमरी एंड सेकेंडरी। वर्टिकल प्रोसेस और हॉरिजॉन्टल प्रोसेस में जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस ये है इसमें कि आपके ऐसी ऐसे प्रोसेस, ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि सारी की सारी एक ही डिपार्टमेंट में आप परफॉर्म करते हैं, वो आपकी उसमें आप किसी और डिपार्टमेंट में जाने की, काम करने की, उनसे इंटरेक्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। वो वर्टिकल प्रोसेस आ जाते हैं। अच्छा, इसकी एग्जांपल अगर बात करें, इसकी एग्जांपल ये है कि आपने फॉर एग्जांपल कस्टमर का जो नया कस्टमर एक्वायर करना है, नया कस्टमर एक्वायर करना है, तो नए कस्टमर को जो है जो प्रमोशन जो करनी है, या आपने कह लें कि जो अपने वो करनी है कि कौन सी अपनी जो नई प्रोडक्ट आपने तैयार करनी है,
नई प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए, अच्छा हमने क्या तैयार करना है, हमारे कस्टमर को क्या पसंद है, ये जो रिसर्च है ये सारा का सारा आपका जो R&D, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो अदारा है उसी के अंदर ये सारा का सारा प्रोसेस है कि जो हमारे कस्टमर को क्या पसंद है, इस हमारे हमने कस्टमर के लिए क्या चीज़ तैयार करनी है, यहाँ तक का जो हिस्सा है वो हमारा आ जाता है वर्टिकल प्रोसेस में आ जाता है, क्योंकि वो सारा का सारा आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है उसी के अंदर सारा का सारा ये वाला प्रोसेस, बिजनेस प्रोसेस होता है। या इसकी एक और अगर एग्जांपल आपने जो है ना वो है देखनी है कि कस्टमर को आपने चीज़ जो है वो प्रोवाइड करनी है, कस्टमर ने या ऑर्डर करना है, चले मैं और उसको मैं सिंपल एग्जांपल आपको ढूंढ रहा हूँ कि कस्टमर ने कुछ चीज़ ऑर्डर करनी है आपको। अब उस ऑर्डर के लिए आपके नहीं देखना है कि जी हमारे पास उसकी जो है हम कस्टमर को ये चीज़ हम प्रोवाइड कर सकते हैं नहीं कर सकते, सारी की सारी कोई भी ऐसा प्रोसेस अगर सादे लफ्ज़ों में कहूँ, कोई भी ऐसा प्रोसेस जो कि एक ही डिपार्टमेंट के अंदर है तो उसमें दूसरे डिपार्टमेंट्स में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए वो वर्टिकल प्रोसेस है। हॉरिजॉन्टल प्रोसेस में आ जाता है कि जी जिसमें मल्टीपल डिपार्टमेंट्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं किसी एक पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर, उसको हॉरिजॉन्टल प्रोसेस करते हैं। इसकी अगर एग्जांपल आपको दूँ तो जैसे मैं न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात कर रहा था, आपने न्यू प्रोडक्ट डेवलप करनी है तो उसमें आपको फाइनेंस वालों से भी रब्ता रखना पड़ना है, वो आपको बताएंगे कि नई प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए हमारे पास पैसे भी हैं कि नहीं है। दूसरा जो है ना आपको वो सेल्स जो है सेल्स वालों से रब्ता करना पड़ा है, वो आपको बताएंगे कि ये चीज़ आगे बिकेगी भी कि नहीं बिकेगी। प्रमोशन वाले भी इस टीम का हिस्सा होंगे क्योंकि उन्होंने उन्होंने ये देखना है कि हमने इस प्रोडक्ट को प्रमोट कैसे करना है। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये आपकी आ जाती हैं आपके हॉरिजॉन्टल प्रोसेसेस की टाइप से वाले। उसके बाद आ जाता है फ्रंट ऑफिस एंड बैक ऑफिस प्रोसेसेस। फ्रंट ऑफिस प्रोसेस वो होते हैं जो कि कस्टमर फेसिंग प्रोसेस हैं, जहाँ पे कस्टमर का इंटरेक्शन होता है आपके साथ। अब जो सेल्स की जो एक्टिविटीज़ हैं, सेल्स वालों का जो काम है वो कस्टमर डीलिंग के साथ है, यानी अब सेल्स का जो प्रोसेस है उन्होंने चीज़ को पैक करना है, कस्टमर से पेमेंट लेनी है, ये सारे के सारे फ्रंट ऑफिस के काम है। ये वाले फ्रंट ऑफिस से मुराद जहाँ पे कस्टमर के साथ इंटरेक्शन होती है। बैक ऑफिस से मुराद वो वाले प्रोसेस, बैक ऑफिस प्रोसेस से मुराद वो वाले प्रोसेस जिनमें कस्टमर जो है उसको उससे इंटरेक्शन नहीं होती। अच्छा अब इसके कौन से प्रोसेस होते हैं कि जी कस्टमर ने कोई चीज़ क्लेम की, कोई वारंटी क्लेम की। अच्छा वारंटी क्लेम करने के बाद अब उसने लेट्स से उसकी चीज़ को आप रिपेयर कर रहे हैं। अब जो रिपेयरिंग का प्रोसेस है ये आपका जो ना बैक ऑफिस प्रोसेस है, क्योंकि आपका बैक एंड पे स्टोर में फैक्ट्री में वहाँ पे आपका ये वाला परफॉर्म हो रही है एक्टिविटी। अब वहाँ पे कस्टमर तो सिर्फ आया वो फ्रंट ऑफिस में अपनी प्रोडक्ट दे के चला गया। अब बैक एंड पे जो चीज़ को रिपेयर कर रहे हैं वो आपका बैक ऑफिस प्रोसेस है। ओके इसके बाद नेक्स्ट है प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी प्रोसेसेस। प्राइमरी प्रोसेस से मुराद वो वाले प्रोसेस आ जाते हैं जिनमें आपके मेजर जो कंसर्न्स जो हैं वो होते हैं रेवेन्यूज़ और कॉस्ट के मतलब, यानी कि हमारे ऐसे प्रोसेस जिनकी चेंज होने की वजह से हमारे रेवेन्यू और हमारे कॉस्ट के ऊपर एक मेजर इम्पैक्ट आ सकता है, या मेजर इम्पैक्ट आता है, वो हमारी प्राइमरी प्रोसेस होते हैं। और सेकेंडरी प्रोसेस वो होते हैं कि जिनमें चेंजिंग की वजह से हमारे जो हैं कॉस्ट और जो रेवेन्यूज़ हैं उनके ऊपर कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं आता, बड़ा माइनर इम्पैक्ट आता है, वो हमारे सेकेंडरी प्रोसेस है। प्राइमरी प्रोसेस के अगर एग्जांपल दूँ आपको मैं, तो अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई अपनी नई आउटलेट बनानी है, अगर आपने नई आउटलेट बनानी है अपनी, तो उसमें आपके रेवेन्यूज़ भी काफ़ी सारे इंक्रीज़ होने के चांसेस हैं और साथ साथ आपकी कॉस्ट भी इंक्रीज होगी इससे। तो ये जो एक्टिविटीज़ है टू इस्टेब्लिश अ न्यू आउटलेट ऑफ योर ब्रांड इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोसेस। और सेकेंडरी प्रोसेस ये है कि आपने फॉर एग्जांपल अपने जो है ना वो स्टोर के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर, अपने शॉप के अंदर आपने जो कस्टमर के लिए पहले एक पंखा था, आप दो पंखे कर दिए, एक पंखा और लगवा दिया ताकि कस्टमर जो है वहाँ पे आगे इजी फील करे। ठीक है, ये जो है ना आपका ये इसकी इतनी मेजर कॉस्ट नहीं है कि एक बार एक पंखा लगवा लिया। तो ये इस तरह का जो प्रोसेस है कि कस्टमर को फैसिलिटेट करने का, ये आपके सेकेंडरी प्रोसेस में आता है। ये आपकी तीन कैटेगरीज हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, फ्रंट ऑफिस एंड बैक ऑफिस एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ये प्रोसेसेस की जो है ना आपको समझ होनी चाहिए। अच्छा इसकी रीज़न क्या है प्रोसेस का पता होने के, हमें पता होना चाहिए कि हम हमारे प्रोसेस में कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हम काम करके कस्टमर एक्सपीरियंस को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। अब कस्टमर एक्सपीरियंस क्या होता है, इसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इसके बारे में जाके आगे कोई 6वां या 7वां चैप्टर है, काफ़ी डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे कि कस्टमर एक्सपीरियंस से क्या हो रहा है और हम कैसे इसको बेहतर कर सकते हैं। हम इन प्रोसेस को, जितने भी प्रोसेस हैं, इनको हम री इंजीनियर करके, इनके अंदर चेंजिंग करके, मॉडिफिकेशन करके हम कस्टमर वैल्यूज़ को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं।
और कस्टमर वैल्यू को मैक्सिमाइज करने से मुराद ये है कि हम कस्टमर को सेटिस्फाई करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। अब ये एक जो है ना वो एक प्रोसेस की एग्जांपल दी हुई है। अब इसमें बेसिकली ये है कि आप ये एक बैंक की एग्जांपल है कि एक बैंक ने अपना कोई नया कैंपेन लॉन्च किया है और नया प्रोडक्ट उन्होंने ऑफर किया है, एक ऐसा सेविंग अकाउंट जिसके ऊपर वो एक अच्छा खासा जो है ना वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहे हैं कस्टमर को, ठीक है। अब उसकी एक कैंपेन है, उसका कैंपेन मैनेजमेंट प्रोसेस है। इसमें क्या है कि जी कस्टमर ने कॉल की बैंक को कॉल की कस्टमर ने अपने किसी काम से। आप बैंक क्या करता है, बैंक उसका स्कोर चेक करता है। स्कोर से मुराद ये है कि अभी तक वो कस्टमर जो है, कस्टमर की आपके लिए क्या वैल्यू है, कस्टमर जो है कि कस्टमर की कितनी वर्थ है बैंक की नज़र में। अब उसके जो है ना आपने क्राइटेरिया बनाया होगा कि उसके कितने अकाउंट हैं आपके पास, उसमें उसमें डिपॉजिट कितना है, और उसके अलावा उसने आपसे कोई लोन वगैरह लिया है या नहीं लिया हुआ, सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है। ये इन सब चीज़ों की बेस पे रेटिंग करके ना आपने उसको कुछ स्कोर अलॉट किए होंगे। अच्छा, अब आप चाहते हैं कि आप उसको जो नया जो बैंक अकाउंट है, नया जो प्रोडक्ट आपकी है, वो भी मुतारफ़ करवाना चाह रहे हैं कि वो आपसे परचेज़ करे। तो आप फिर क्या करते हैं, आप उसको यू ऑफर प्रोडक्ट टू हाई स्कोर, ठीक है। आप जो है अपने कस्टमर को नई प्रोडक्ट ऑफर करते हैं ताकि उसका स्कोर उससे भी ज़्यादा हो, ठीक है। अब इसके बाद जो है ना जो फर्दर आउटकम, उसके बाद दो आउटकम्स हो सकती हैं इस आप ऑफ़र करते हैं तो। एक तो ये कि फ़ौरन आपकी जो है ना वो प्रोडक्ट को बाय कर लेता है, यानी कि वो एग्री कर लेता है कि मैं नया अकाउंट खुलवा लेता हूँ, और फ़ौरन आप उसका फ़ोन के ऊपर ही आप उसका नया अकाउंट खोल देते हैं और सेविंग अकाउंट आपसे प्रोडक्ट परचेज़ करके। तो देखिए ऑफ़र प्रोडक्ट के बाद अगर आपको मैं दिखा सकूँ, आपने उसको प्रोडक्ट ऑफ़र की, ऑफ़र करने के बाद जो है पहली आउटकम तो ये है कि उसने नया बैंक अकाउंट ओपन कर लिया आपके पास, डायरेक्ट यहाँ पे चला गया। दूसरा जो आउटकम है कि वो अभी कहता है सर मैं इसके बारे में देखता हूँ। आप उसको क्या करते हैं कि उसको एप्लीकेशन फॉर्म सेंड कर देते हैं कि अगर उसने करना ही है, उसने अकाउंट के बारे में सोचना है, तो अगर बाद में वो विलिंग हो जाता है तो नया एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके मैं भेज दे। ये देखिए ये जो चीज़ है, वो नया एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना वो फिल करके भेज देगा, और आप उसको एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सेंड कर देंगे ताकि आपको फिल करके वापस भेज दे, ठीक है। अच्छा, अब जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके भेजा, इसके बाद फिर फर्दर दो दो जो है ना पॉसिबल आउटकम्स हैं इसकी। पहली आउटकम तो ये है कि कस्टमर उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता। ये देखिए ये वाला जो पार्ट 4 है, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ साथ, ये वाला जो पार्ट 4 है, इसमें देखते हैं कि कस्टमर ने उसमें इंटरेस्ट नहीं लिया। इंटरेस्ट ना लेने की वजह से जो है ना आप उसको फिर उससे भी कोई बेहतर प्रोडक्ट ऑफर करते हैं, और फिर बाकी वही सिलसिला चल जाता है। आप कहते हैं अच्छा आपको ये जो ना अकाउंट नहीं पसंद, आप दूसरा अकाउंट हमसे परचेज़ कर लें। एक आउटकम ये थी आप एप्लीकेशन फॉर्म भेजने के बाद। दूसरी आउटकम क्या है कि उसने आपको मना भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, आप फिर उससे फॉलो अप लेते हैं। ये मैं फॉलो अप हाईलाइट कर रहा हूँ। आप उससे फिर फॉलो अप लेते हैं कि आपने हमें बताया नहीं है कि आप जो है ना वो विलिंग हैं प्रोडक्ट परचेज़ करने के लिए कि नहीं, आपको प्रोडक्ट पसंद आई है या नहीं आई। तो फिर जो है ना आप उससे फॉलो अप लेते हैं, और फॉलो अप के बाद फिर दो आउटकम है। एक तो यही है, एड आउटकम तो यही है जो अभी पहले थी कि वो जो है ना उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता, तो वो फिर आप ऊपर जाके आप उसको नई प्रोडक्ट ऑफर कर देते हैं। और दूसरी जो आउटकम है, दूसरी आउटकम ये है, वो है मेल फॉलो अप। मेल फॉलो अप में ये है कि वो जो है उसमें आप उसको फिर ईमेल कर देते हैं या पोस्ट कर देते हैं कि भैया आपने जो है ना मैं आपको फ़ोन भी किया था, आपसे हमने वैसे भी डिस्कस किया था, आपने अभी तक बताया नहीं है कि आपका इंटरेस्ट है उसमें कि या नहीं हमें प्रोडक्ट परचेज़ करने में। अच्छा, इसके बाद फिर क्या है कि अगर तो वो इंटरेस्ट शो कर देता है फिर तो ठीक है, अगर इंटरेस्ट शो नहीं करता तो डू नथिंग, आप उसको छोड़ दें, उसका लास्ट पॉइंट। अगर तो इंटरेस्ट शो नहीं करता तो आप उसको छोड़ दें। दूसरी आउटकम जो है वो ये है कि आप ये देखें, ये जो एरो जा रहा है सबसे नीचे वाला ऊपर, कि आप उसका फ़ोन पे जो है ना वो बैंक अकाउंट ओपन कर दें। फ़ोन पे अकाउंट ओपन कर दिया, वो फिर आपका जो है ना उसने प्रोडक्ट परचेज़ कर ली, और ये फिर आप उसको बाद में मैक्सिमम अपना अकाउंट बैलेंस चेक करने के लिए, जिन कामों के लिए वो आपसे रब्ता करेगा, रब्ता करने की कोशिश करेगा। ये सारा का सारा एक कंपेन को मैनेज करने का प्रोसेस है ये वाला। ये अब आपको इन सारे प्रोसेस का पता होना चाहिए कि कौन-कौन से प्रोसेस हैं हमारी बिज़नेस के अंदर, हमारी जो है उसके अंदर जो डोमेन में आते हैं, जो हम लोग परफ़ॉर्म करते हैं, और उन प्रोसेस के ज़रिए कैसे हम कस्टमर की जो वैल्यू है मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं और कस्टमर को सैटिस्फाई कर सकते हैं। अच्छा,
अब आपने जब भी अपने आपके पास प्रोसेस हैं, जितने भी आपने जब अपना करना था ना, वो सिचुएशन एनालिसिस करना था। सिचुएशन एनालिसिस जो है आपको ये अच्छे तरीके से बावर करवा देगा कि जी आप में उसमें सिचुएशन एनालिसिस में सेगमेंटेशन वगैरह और जो सारी चीज़ें वो तो जो हमने स्ट्रैटेजी क्यूब पढ़ा था, कस्टमर स्ट्रैटेजी क्यूब, वो तो है ही। साथ साथ आप अपने प्रोसेस को भी देख लेते हैं। आगे जो है आपके जो जितने भी बिजनेस प्रोसेस हैं आप उनको कैटेगराइज करें। कैटेगराइज कैसे कर सकते हैं? आपके उसमें जो है ना वो चार पांच किस्म की जो है ना वो आपके बिजनेस प्रोसेस हो सकते हैं उनकी क्वालिटी के हिसाब से। सबसे पहला तो है बेस्ट प्रैक्टिस या सुपीरियरिटी। वो है द प्रोसेस इज सब्सटेंशियली डिफेक्ट फ्री, कि ये प्रोसेस ऐसा है जिसमें किसी किस्म का कोई डिफेक्ट नहीं है और ये सीआरएम की परफॉर्मेंस में एक मेजर रोल प्ले कर सकता है। ठीक है, तो आपका जो है ना, और ये प्रोसेस जो है वो एज ए बेंचमार्क, एज ए बेस्ट प्रैक्टिस भी काउंट होगा ड्यूरिंग इंडस्ट्री, अमंग इंडस्ट्री। ऐसे अगर आपका कोई प्रोसेस इतना अच्छा है तो हम कहेंगे ये हमारा बेस्ट प्रैक्टिस है। उसके बाद आ जाती है पैरिटी। पैरिटी से मुराद ए गुड प्रोसेस विच लार्जली कंट्रीब्यूट टू सीआरएम परफॉर्मेंस। ये आपका कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस प्रोसेस तो नहीं है, बेस्ट प्रैक्टिस तो नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा है, सीआरएम में हेल्प करेगा, फिर भी अच्छा है, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस नहीं, लेकिन फिर भी जो है ना अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी से मुराद ये ना बेसिकली एवरेज प्रोसेस होता है। ठीक है, इट इज़ एन एवरेज प्रोसेस विच मीट एक्सेप्शन विद नो मेजर प्रॉब्लम बट विच हाँ प्रेजेंट अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव। अब ये जो है स्टेबिलिटी से मुराद ऐसा जो बिजनेस प्रोसेस इसमें कोई मेजर फ्लॉज या मेजर इश्यूज तो नहीं है, लेकिन इसके अंदर आप लोग इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। मेजर इशू कोई नहीं, लेकिन फिर भी आप इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। रिकवरेबिलिटी प्रोसेस से मुराद ऐसे प्रोसेस जो कि जिनमें वीकनेस हैं जिनको इम्प्रूव करना ज़रूरी हो जाता है। ऐसी वीकनेस जिनको इम्प्रूव करना ज़रूरी है, ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिकवरेबिलिटी। ये रेटिंग्स हैं उनकी। और क्रिटिकल प्रोसेस वो होता है एन इनफेक्टिव, ठीक है, और इनएफिशिएंट प्रोसेस, ठीक है, कि जिसकी रेमेडी बहुत ज़रूरी है, जिसको ठीक किए बगैर आपका गुजारा नहीं है, ऐसे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ये हमारा क्रिटिकल प्रोसेस है। ठीक है, ये आपकी जो है चार पांच टाइप्स हैं बिजनेस प्रोसेसेस की। इसके बाद नेक्स्ट जो सब स्टेप है इसका फेज 3 का, वो है डाटा रिव्यू एंड गैप एनालिसिस। डाटा रिव्यू एंड गैप एनालिसिस में आप सबसे पहले तो देखते हैं कि कस्टमर रिलेटेड डाटा इज यूज फॉर। अच्छा, इसमें जो है ना आपने देखना है कि जी आपको डाटा कौन कौन सा चाहिए सीआरएम प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। उस डाटा में डाटा की करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, कब तक का डाटा चाहिए। ये डाटा जो है ना आपको जो है ना ये यहाँ पे रिव्यू करना पड़ेगा। अभी कौन सा डाटा है, मजीद कितना डाटा चाहिए, डाटा कहाँ से मिलेगा, ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग जो है ना इसमें देखते हैं। अच्छा, इसमें कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, स्ट्रैटेजिक, ऑपरेशनल, एनालिटिकल एंड कोलैबोरेटिव सीआरएम। ये आपके ना कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की चार टाइप्स हैं। ये आप लोगों को मैं कहीं नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा, बताऊंगा, आप लोगों ने इससे कंफ्यूज नहीं होना। ये सीआरएम की चार अलग अलग टाइप्स हैं। जब मैं आपको करवाऊँगा तो आपको जो है ना चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी फ़िलहाल आपने सिर्फ ये समझना है कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए आपको जो है ना डाटा चाहिए होता है। और इस टाइप में आप लोग देखते हैं कि आपको किस किस किस्म का डाटा चाहिए, कहाँ से मिलेगा, कितनी देर में मिलेगा, किस कॉस्ट में मिलेगा। अच्छा, आइडेंटिफाई द इन्फॉर्मेशन नीडेड, वो मैंने बता दी। आइडेंटिफाई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कौन सी है। अच्छा, अब ये कहाँ से पता लगेगा, बल्कि पहले ये देखते हैं कि इन्फॉर्मेशन जो नीडेड है वो कहाँ से पता लगेगी। जिस इन्फॉर्मेशन की हमें ज़रूरत है वो हमें मिलेगी हमें डिफरेंट किस्म की रिसर्च करके। रिसर्च हमारी प्राइमरी रिसर्च भी हो सकती है, सेकेंडरी रिसर्च भी हो सकती है, वहाँ से पता लग सकता है। उसके बाद जो है ना हमारा हमने देखना कि इन्फॉर्मेशन चाहिए कौन कौन सी है। ठीक है, हमें कस्टमर की एज चाहिए, उसकी इनकम चाहिए, उसके इंटरेस्ट को पता होना चाहिए, उसकी थिंकिंग पैटर्न चाहिए, कस्टमर का प्रोफेशन चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें आपकी हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इन्फॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड कौन सी है। आइडेंटिफाई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल। अच्छा, इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कौन कौन सी है, कि हमारा अपना पुराना रिकॉर्ड कौन सा है। न्यूज़पेपर्स में देख सकते हैं कि न्यूज़पेपर में इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। ठीक है, और जो है अकाउंट ऑफिस के पास है, मार्केटिंग वालों के पास है, सेल ऑफिस के पास है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना इसमें आती हैं कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कौन कौन सी है, यहाँ से पता लगेगा हमें। आइडेंटिफाई द गैप। जब हमें डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन और अवेलेबल इन्फॉर्मेशन, हम इन दोनों का एनालिसिस कर लेते हैं, तो फिर हमें पता लगता है कि जी गैप कहाँ पे है, कितना डाटा अवेलेबल है, कितना मज़ीद चाहिए हमें। जब आप गैप आइडेंटिफाई करते हैं तो उसके बाद फिर आप डाटा कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक चीज़ उससे पहले आप लोगों को देखते हैं मुझे है कि कंसिडर
डाटा क्वालिटी इश्यूज़, जो डाटा की क्वालिटी है, डाटा क्वालिटी इश्यूज़ जो हैं वो बहुत मैटर करते हैं कि आपका जो डाटा है वो ज़्यादा पुराना ना हो, क्योंकि डाटा जितना ज़्यादा पुराना होगा उसके ऊपर रिलाय करना उतना ही जो है ना मुश्किल हो जाता है। जितना डाटा आपका अपडेटेड है उतना जो है ना आपका डाटा वो ज़्यादा बेहतर होगा डिसीजन मेकिंग के लिए। ठीक है, ये चीज़ें इसमें आती हैं कि डाटा और इसमें एक ये भी है कि कितना डाटा चाहिए, कितने कस्टमर्स का चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने पूरे नार्वल के कस्टमर्स, नार्वल के जितने कस्टमर्स हैं उन सब के लिए आपने कोई CRM प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं आप उसमें, तो उसमें जो डाटा चाहिए हमें कितने लोगों का, 100 का, 200 का, 500 का, 1000 का, कितने कस्टमर्स का डाटा मिल जाए तो काफ़ी है। क्योंकि अगर जितना डाटा कम होगा उतना हम उसके ऊपर रिलाय नहीं कर सकते, रिलायबिलिटी उतनी कम होगी उसकी। ठीक है, ये पॉइंट है कि डाटा क्वालिटी इश्यूज में आपने उनकी डाटा की क्वालिटी को जो पैरामीटर्स हैं वो लाजमी देखना है कि डाटा पुराना ना हो, डाटा रिलायबल हो। अच्छा, और डाटा जिस बंदे से ले रहे हैं ये भी मैटर करता है। जो डाटा का जो सप्लायर है जो आपका जो, अगर तो बाहर से कहीं से डाटा परचेज करें तो उसकी अपनी रेपुटेशन कैसी है। अगर तो पता लगे कि बंदे ने घर बैठ के डाटा खुद ही डिज़ाइन किया है, फेक डाटा दे रहा है आपको, तो फेक डाटा के ऊपर भी आप लोग रिलाय करके काम नहीं कर सकते। डाटा रिव्यू एंड गैप एनालिसिस जो है आपको डाटा की जो डिज़ायर डाटा और जो एक्चुअल डाटा है उसका आप एनालिसिस करते हैं अपने स्टेप इस फेज के अंदर। इनिशियल टेक्नोलॉजी नीड्स, ठीक है। अब आपने देखते हैं कि जी इनिशियल जो टेक्नोलॉजी, आपको टेक्नोलॉजी कौन कौन सी रिक्वायर्ड है इसके लिए, CRM प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको जो है वो टेक्नोलॉजी कौन कौन सी रिक्वायर्ड है, उसमें आपकी टेक्नोलॉजी की स्पेसिफिकेशन क्या होंगी, उसके अलावा मतलब और एक जो टेक्नोलॉजी, एक जो सॉफ्टवेयर है उसको मुतबादल सॉफ्टवेयर कौन सा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लोग वो जो है ना एक्सेल में काम करते हैं, आपको मैं बड़ी सादी सी एग्जांपल दे रहा हूँ। आपने डाटा रिकॉर्ड मेंटेन करना है, तो रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी इस्तेमाल होता है, रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए SPSS भी इस्तेमाल होता है, तो डिफरेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डिफरेंट आपके पास जो है ना वो सॉल्यूशंस हैं। आपने देखना है कि आपको कौन सा सॉल्यूशन चाहिए, कौन सी प्रोडक्ट चाहिए अपने डाटा के टेक्नोलॉजी के डाटा मैनेजमेंट के हवाले से, और उसमें सॉल्यूशन कौन कौन से अवेलेबल हैं। आइडेंटिफाई एप्लीकेशंस एंड फंक्शनैलिटी दैट मीट बिजनेस केस रिक्वायरमेंट। हमने जब बिजनेस केस पढ़ा था, पहले फेज का जो लास्ट स्टेप था, हमने उसमें बिजनेस केस डेवलप करने की बात की थी। जब बिज़नेस केस डेवलप करना है आपने, तो बिज़नेस केस डेवलप करने के को ज़हन में रख के आपने ये चीज़ देखना है कि जी हम वो वाली एप्लीकेशंस जो है ना वो आइडेंटिफाई करें जिनकी फंक्शनैलिटी हमारे बिज़नेस केस से मिलती जुलती हो। इसमें क्या है, हमें ये कैसे पता लगेगा, विजिट वेंडर वेबसाइट, वेंडर बोलते हैं सप्लायर को। ऐसे कौन से लोग हैं जो कि, ऐसे कौन सा सप्लायर है जो कि हमें ये प्रोवाइड कर सकता है, डाटा प्रोवाइड कर सकता है, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर सकता है, चाहे वो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं, चाहे वो आपके जो हार्ड ड्राइव्स हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर्स हैं। ऐसे सप्लायर कौन से हैं, वेंडर कौन से हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ज्वाइन ऑनलाइन कम्युनिटीज़ एंड लर्न मोर फ्रॉम मेंबर्स। आप ऑनलाइन कम्युनिटीज़ में क्या आ जाएंगे, ऐसे लोग, ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल ऑनलाइन जो एक दूसरे से राब्ते में रहें, जो कि या तो CRM कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के स्पेशलिस्ट हों, या वो ऐसे बिजनेसमैन हो जो कि अपनी बिजनेस के अंदर ऑलरेडी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, या वो ऐसे सप्लायर हों जो कि आपको डिफरेंट इस तरह की जो सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ हैं वो प्रोवाइड कर सकते हो। डिफरेंट बोर्ड आपके प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स होते हैं, ऐसे ऑनलाइन कम्युनिटीज़ ज्वाइन करें जिसमें इस तरह के लोगों से आपका इंटरेक्शन हो और आप उनसे सीखें या उनसे सीख सकते हैं। विजिट ऑनलाइन CRM एग्जीबिशंस, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की जो एग्जीबिशंस हैं आप लोग वो विज़िट करें। अब एग्जीबिशन से क्या मुराद है, नुमाइश, यानी कि ऐसे लोग जो वहाँ मिल बैठते हों, वहाँ पे इस तरह डिफरेंट प्रोडक्ट्स की एग्जीबिशन होती है ना, इस तरह ये सॉफ्टवेयर्स हैं, सॉफ्टवेयर्स की भी ज़ाहिर है कोई एग्जीबिशन होगी। तो जो वहाँ पे जाएँ तो देखिए वो कौन कौन सी फैसिलिटी ऑफर कर रहे हैं, कौन कौन सा वो ऑफर कर रहे हैं, सोल्यूशन ऑफर कर रहे हैं आपके प्रोडक्ट का। वहाँ पे जाएँ, वहाँ से चीज़ों को देखें, केस स्टडीज़ पढ़ें। केस स्टडी से मुराद के ऐसे लोग जिन्होंने इसी ये बिज़नेस किया हुआ है ऑलरेडी, जिन्होंने ये बिज़नेस किया हुआ है या कर रहे हैं, उनके देखें कि किस बंदे का क्या मसला था, उसने उसका क्या सलूशन वहाँ पे जो है ना वो किया, क्या सलूशन इम्प्लीमेंट किया उसने, और उसकी आउटकम क्या थे उसके। उसके बाद है जॉइंट बेंचमार्किंग ग्रुप।
कि आप जो है वो बेंचमार्किंग ग्रुप जो है वो ज्वाइन करें। बेंचमार्किंग से मुराद है ऐसे बिजनेस जिन्होंने, ऐसे ग्रुप्स जिन्होंने, सब बेंचमार्क का मतलब होता है बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ इंडस्ट्री। ऐसे ग्रुप्स ज्वाइन करें, ऐसे लोगों से रब्ता करें जिन्होंने सीआरएम के ऊपर बड़े अच्छे तरीके से काम किया हुआ है, जिन्होंने बड़े कामयाबी से सीआरएम के ऊपर काम किया, उन लोगों से पास हैं, उनसे सीखें। ये सारी की सारी चीज़ें आपको टेक्नोलॉजी की जो है ना वो सिलेक्शन के अंदर आपको हेल्प आउट करेंगे। कंसिडर बिल्ड बाय और रेंट डिसीजन। अच्छा, आपने ये देखना है कि जी आपने जो सॉफ्टवेयर जो सिस्टम, हम जिस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे, आपने ये देखना है कि हमने अब खुद ऐसा सारा सिस्टम बिल्ड करना है, या हमने कहीं से बना बनाया ख़रीदना है, या हमने आर्थिक तौर पर रेंटल सर्विसेज पे लेना है। जैसे पुराने से मुराद है कि हम अपने डिपार्ट अपनी जो कंपनी है उसकी आईटी टीम को बोलें कि आप जो है ना इसको हमें तैयार करके दो। हम डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट को बोलो कि आप ये सॉफ्टवेयर बनाएं, ये चीज़ करें। दूसरा जो है बाय का है कि ऐसी कंपनी से रब्ता करें जो कि सीआरएम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उनसे हम पक्का पक्का खरीद लें। तीसरा ये कि हम रेंट आउट कर लें, आप उनको कहते हैं कि यार हमसे कॉन्ट्रैक्ट कर लो, अगले 10 साल तक हमने आपका ये सिस्टम यूज़ करना है, और आपका 10 साल का हम आपको पर मंथ या पर एनम हम आपको इतना रेंट देंगे उसको। ये सारी की सारी चीज़ें आपने चीज़ें देखनी है। अच्छा, इसमें जो है वो जो मेजर इशू है, जो मेजर की है इस डिसीजन के हवाले से, वो ये चीज़ है कि आपने एक कॉन्सेप्ट है टोटल कॉस्ट ऑफ ऑनरशिप। आपने देखना है कि जी अगर आप चाहे बाय करते हैं, चाहे रेंट करते हैं, चाहे बिल्ड करते हैं, तो टोटल कॉस्ट ऑफ ऑनरशिप क्या है। टोटल कॉस्ट ऑफ ऑनरशिप में एक तो ये आ जाता है कि जो आपने पैसे पे करने हैं वेंडर को, वो चीज़ आ जाती है। पैसे पे करने के मुराद जो उसके एडिशनल जो आपको टेक्नोलॉजी बाय करनी है, आपको लेट सारी के सारी चीज़ें तो वेंडर नहीं करेगा ना आपको। कुछ चीज़ें आपको हो सकता है उस वेंडर के अलावा किसी और से उसकी सर्विसेज लेनी पड़े। आपने जो ट्रेनिंग करनी है अपने एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग जो है उस पर भी खर्चा आएगा। ये सारी की सारी, अगर तो आप जो हैं अपनी सीआरएम सारा का सारा रेंट आउट कर रहे हैं, आप रेंट पे ले रहे हैं, फिर तो आपको अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, फिर तो एम्प्लॉय ट्रेनिंग बहुत कम है। लेकिन अगर आप सारा का सारा खुद बिल्ड कर रहे हैं, तो फिर आपको जो है ना अपने आईटी डिपार्टमेंट को भी ट्रेन करना पड़ेगा काफ़ी, और आईटी डिपार्टमेंट के साथ साथ आपको जो मार्केटिंग सेल्स जो ये लोग हैं उनको भी आपको साथ ट्रेन करना पड़ेगा, इनकी कोचिंग करनी पड़ेगी ताकि वो आपके सीआरएम को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकें। इसी के हवाले से नीचे एक लाइन लिखी है कि मोस्ट यूजर्स आप फॉर एन ऑन प्रीमिसेस सीआरएम सिस्टम और होस्टेड सीआरएम सिस्टम। ऑन प्रीमिसेस और होस्टेड सीआरएम सिस्टम से मुराद ये है कि ऑन प्रीमिसेस से मुराद ये है कि मेरी अगर कोई मेरी कंपनी है, तो मेरा जितना भी सीआरएम मैनेजमेंट है वो सारी की सारी मेरी फैक्ट्री के अंदर हो रही है। टेक्नोलॉजी भी सारी की सारी यहाँ पे है, लोग काम करने वाले भी सारे यहाँ पे हैं, सब कुछ जो है ना वो मेरी अपनी प्रीमिसेस पे हो रहा है, मेरे अपने अहाते में हो रहा है, अपनी मैन्युफैक्चर अपनी फैक्ट्री में हो रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑन प्रीमिसेस सीआरएम। अच्छा, दूसरा है होस्टेड सीआरएम। ये ऑनलाइन सीआरएम होता है। इसमें होता है कि जी आप वो आपका डाटा बैंक जो है आपके जो है जहाँ पे सुपर कंप्यूटर्स हैं जो बड़े साइज़ के, वो आपके अपने पास नहीं है। आपको सिर्फ एक हल्की सी एक्सेस दी हुई उन्होंने, उस एक्सेस को वो बैकएंड पे सिस्टम कहीं और, आपका जो वेंडर है वेंडर के पास पड़ा हुआ है सारा का सारा सिस्टम। उसको बोलते हैं कि सिस्टम कहीं और पड़ा हुआ है, आपका जो सीआरएम सिस्टम है वो कहीं और पड़ा हुआ है, आपकी फैसिलिटी पर नहीं पड़ा हुआ। तो इस तरह के सीआरएम सिस्टम को हम लोग बोलेंगे होस्टेड सीआरएम सिस्टम। आपने ये भी डिसाइड करना है कि आपको होस्टेड चाहिए या आपको ऑनलाइन चाहिए। अब इसमें जो है आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ ऑनरशिप जो है वो मैटर करती है, आपके एम्प्लॉयज़ कितने ट्रेंड हैं ये चीज़ें मैटर करती हैं, आपको कितनी जल्दी रिजल्ट चाहिए ये चीज़ें मैटर करती हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आपकी टेक्नोलॉजी नीड्स के हवाले से आ जाती हैं। अच्छा, ये पॉसिबली लास्ट स्लाइड है हमारी आज की। बाकी जो है ना हम लोग कल उसको हम स्टडी करेंगे। अब इसमें जो है सीआरएम एप्लीकेशन माइंड मैप। अच्छा, अब आप जो है वो आपकी जो एक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का जो सिस्टम है जो आपने इम्प्लीमेंट करना है, वो कहाँ कहाँ पे इम्पैक्ट कर सकता है या उससे हम लोग कौन कौन सी आउटकम ले सकते हैं। ठीक है, उससे हम लोग मार्केटिंग वाले भी यूज़ कर सकते हैं। मार्केटिंग वाले किससे यूज़ कर सकते हैं, सेगमेंटेशन में ये चीज़ आपकी हेल्प कर सकती है। आपको कंपेन मैनेजमेंट में हेल्प कर सकता है, आपको इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग में हेल्प कर सकता है, लीड मैनेजमेंट में हेल्प कर सकता है। लीड मैनेजमेंट से मुराद मैं रिपीट कर दूँ, लीड का मतलब ये है कि अगर सुहेल ने मेरे से कोई प्रोडक्ट परचेज़ की है, तो आगे सुहेल के ज़रिए फिबा
सेल विभाग को सजेस्ट करता है कि यार फलां ब्रांड की जो है ना वो चीज़ परचेज़ कर लो, वो अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो अब क्या किया, सुहेल ने लीड किया है मुझे एक और कस्टमर की तरफ। तो लीड मैनेजमेंट में आपको हेल्प हो सकती है, लॉयल्टी मैनेजमेंट में कि कस्टमर लॉयल्टी को इंक्रीज़ करने के लिए मैनेज करने में आपको हेल्प हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है लीड मैनेजमेंट के बाद लॉयल्टी मार्केटिंग रिसोर्स मैनेजमेंट। अच्छा, अब मार्केटिंग पे किस कस्टमर पे कितने रिसोर्स इस्तेमाल करने हैं, ये चीज़ें भी आपकी इसमें भी सीआरएम सिस्टम हेल्प कर सकता है। एंटरप्राइज मार्केटिंग मैनेजमेंट, एंटरप्राइज से मुराद है कि जी हमारे मार्केटिंग में टोटल कितनी प्रोडक्ट्स की हम लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ देख रहे हैं, और इन सब चीज़ों को हम एंटरप्राइज कहते हैं। इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये इसको बस आपने बस याद रखना है। मार्केटिंग परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कि हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट परफॉर्म कैसा कर रहा है, इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करने में भी हमें हमारा जो सीआरएम सिस्टम है वो हेल्प कर सकता है। इसके बाद है पार्टनर मार्केटिंग। पार्टनर मार्केटिंग में अगर हम को ब्रांडिंग कर रहे हैं, किसी और के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो वो जो है ना उसकी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ के ऊपर भी जो है ना वो हमारा सीआरएम सिस्टम हमें हेल्प कर सकता है। इसके बाद आ जाते हैं सेल्स। सेल्स फोर्स ऑटोमेशन में हमें जो है ना सीआरएम सिस्टम हेल्प कर सकता है। अब सेल फोर्स ऑटोमेशन से मुराद क्या, सेल फोर्स ऑटोमेशन से मुराद ये है कि आपका जो सेल्स का जो प्रोसेस है वो इंतहाई सिंपल हो जाता है। अब इंतहाई सिंपल से मुराद है कि उसमें किसी किस्म की कम्प्लेक्सिटी नहीं है, कस्टमर इजीली चीज़ों को ऑर्डर करता है, इजीली चीज़ें उसको मिल जाती हैं। इसको हम लोग बोलते हैं सेल्स फोर्स। आपकी सेल्स उतनी ज़्यादा ऑटोमेट हो गई है। लेकिन जितना हमारा कस्टमर के लिए चीज़ को परचेज़ करने का प्रोसेस कम्प्लेक्स होगा, उतनी जो है हमारी ऑटोमेशन जो है वो कम होगी। तो हमारी एज ए मार्केटर हमारा ये कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारा जो सेल फोर्स है, हमारी जो सेलिंग की एक्टिविटीज़ हैं वो ऑटोमेटेड होनी चाहिए। उसके बाद लीड मैनेजमेंट, ये वही जिस तरह मार्केटिंग में आप लीड मैनेजमेंट आ जाती थी कि एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को कन्विंस कर रहा है। सेल्स में लीड मैनेजमेंट से मुराद ये है कि एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को एक्चुअली सेल के लिए साथ ले आया, परचेज़ करने के लिए साथ ले आया, तो ये आपकी लीड मैनेजमेंट आएगी। सेल्स कॉन्फ़िगरेशन, आपकी सेल्स को कॉन्फ़िगर करना, यानी कि कस्टमर ने क्या चीज़ ऑर्डर की थी उसको वही चीज़ एज़ इट इज़ वापस उसको पहुंचाना, उसको डिलीवर करना, विद इन टाइम पहुंचाना, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी सेल्स कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएंगी। ऑर्डर मैनेजमेंट, अच्छा कस्टमर जो है, कस्टमर का जो ऑर्डरिंग प्रोसेस है वो भी इसमें आ जाता है कि ऑर्डरिंग प्रोसेस कितना सिंपल है, हमारे पास बैक एंड पे इन्वेंट्री भी है या नहीं है, ये चीज़ें आ जाएंगी। प्राइसिंग मैनेजमेंट, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज आ जाती हैं इसमें कि जो प्राइस कस्टमर से चार्ज हमने कितनी करनी है, ये डिसीजन मेकिंग आ जाती है। उसके बाद सेल्स कंपनसेशन आ जाती है कि आपने जो ये सेल्स कंपनसेशन है। उसके बाद सेल्स परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, सेल्स की परफॉर्मेंस देखते हैं। इसी तरह आपके एनालिटिकल्स जो है, एनालिटिक्स में भी आपको हेल्प करता है सीआरएम सिस्टम। डाटा माइनिंग है, डाटा माइनिंग से मुराद है कि जी डाटा एनालिसिस। आप जो है ना काफ़ी सारे डाटा के अंदर आपके पास फॉर एग्जांपल 50 किस्म का डाटा है कस्टमर का मतलब, उस 50 में से एक पर्टिकुलर कंपेन के लिए आपको उसमें से 6 किस्म का डाटा चाहिए। तो आप वो 6 किस्म का डाटा उसको निकालना और उसका एनालिसिस करना, इसको डाटा माइनिंग कहते हैं। आप जो है परफॉर्मेंस देखते हैं ओवरऑल, उसके बाद आप अपने की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं उनको मैनेज कर सकते हैं। पर्सनल प्रोडक्टिविटी के आप में हेल्प आउट करती है। कस्टमर वैल्यू एनालिसिस होता है, सेल सर्विस वेब, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना आप इन सब का एनालिसिस कर सकते हैं आप लोग, ये एनालिटिक्स में सारी चीज़ें आएंगी। उसके बाद आपके पास कस्टमर सर्विस में आ जाते हैं। कम्युनिटी मैनेजमेंट, कम्युनिटी मैनेजमेंट में है कि जो आपके कस्टमर्स को एक अपने कस्टमर का एक सोशल ग्रुप बना लेते हैं, जिसमें कस्टमर्स जो हैं वो मिलके इकट्ठे होते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं। कस्टमर्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, इसको बोलते हैं कस्टमर कम्युनिटी मैनेजमेंट। आप कस्टमर की कोई कम्युनिटी मैनेज करते हैं। सर्विस एनालिटिक्स, वो जैसे बात आ रही थी पीछे, एनालिटिक्स की बात हो रही थी कि कस्टमर को जो सर्विसेज मिल रही हैं, चाहे वो आफ्टर से सर्विसेज हैं चाहे बाकी चीज़ें हैं, वो सर्विस एनालिटिक्स आ जाते हैं। डेस्कटॉप प्रोडक्टिविटी, ठीक है, कि आपकी जो डेस्कटॉप जो है वो, एक सेकंड बचो, डेस्कटॉप प्रोडक्टिविटी से मुराद ये है कि आप जो है ना वो जो ऑनलाइन हैं जो चीज़ें ऐसी, जब कस्टमर आपके पास आता है, कस्टमर आपके पास आया तो कस्टमर डीलिंग बेसिकली इसमें रहती है, उसको इसको हम डेस्कटॉप प्रोडक्टिविटी कह सकते हैं। कॉन्टैक्ट सेंटर है या कॉल सेंटर हैं, उन चीज़ों को आप कस्टमर को इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई कस्टमर के क्वेश्चंस हैं उनको एड्रेस करना इसमें आ जाता है।
ई लर्निंग है, वर्क फोर्स मैनेजमेंट है। ये सारी की सारी चीज़ें आपने कस्टमर को ध्यान में रख के करनी है कि कस्टमर के हवाले से आपकी कस्टमर सर्विसेज जो हैं उसमें भी आपका CRM एप्लीकेशन जो है वो आपको हेल्प आउट कर सकता है। उसके बाद रिसर्च भी है, सर्विस हैं, ई कॉमर्स एक्टिविटीज़ हैं कि ऑनलाइन आपने चीज़ों को सेल करना है, कैटलॉग प्राइसिंग वगैरह वो चीज़ आ जाती हैं। फील्ड सर्विस आ जाता है आपका। फील्ड सर्विसेज में कि जी फील्ड फोर्स ऑप्टिमाइजेशन के ऐसे लोग जो कि फील्ड में हैं, जो कि कस्टमर से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनके परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करना। वायरलेस मोबिलिटी के वायरलेस मोबिलिटी से मुराद है कि जी आपने जो डाटा शेयरिंग है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसमें जो है वो जो आपने अगर हेड ऑफिस से फील्ड में डाटा भेजना है या डाटा एनालिटिक्स है वो इसमें आ जाते हैं। पार्ट्स प्लानिंग है, ये सारे के सारे बेसिकली जो आपने जितने भी ये 6-7 डायमेंशंस के अंदर काफ़ी सारे पॉइंट लिखे हुए हैं ना, ये सारी इससे मुराद है कि कस्टमर आपको जो CRM सिस्टम जो है वो आपको कैसे हेल्प आउट कर सकता है, किन किन वेज में जो आउटकम जो है वो आपको मिल सकती हैं एक CRM सिस्टम को यूज़ करते हुए। बस इसने आपने इसको एक बार समझ लेना है इन सब पॉइंट्स को कि ये CRM सिस्टम कैसे कैसे हमें जो ये जो कुछ 6-7 हमारे पास डोमेन्स हैं, किस डोमेन में कहाँ कहाँ पे CRM हमारे साथ काम आ सकती है।